समूह है, राजनीतिक दल लोगों का एक समूह है जो ऐसे सिद्धांत पर सहमत हों जिसके द्वारा राष्ट्रीय हित की पूर्ति की जा सके। राजनीतिक दल लोगों का एक समूह है जो ऐसे सिद्धांत पर सहमत हो जिसके द्वारा राष्ट्रीय हित की पूर्ति की जा सके। यह परिभाषा किसने दी है? गेटल ने, गार्नर ने, मैकाइबर ने या एडमंड बर्क ने? यह परिभाषा किसने दी है भाई? यह परिभाषा दिया है गेटल ने, गार्नर ने, मैकाइबर की या एडमंड बर्क ने। किसकी परिभाषा है ये परिभाषा है एडमंड बर्क की। ठीक है, यानी आंसर इसका होगा डी। ठीक है, एडमंड बर्क ने यह परिभाषा दिया था कि जो राजनीतिक दल होता है वह वास्तव में एक ऐसा समूह होता है, ठीक है, जो राष्ट्रीय हितों को पूरा करने के लिए एक निश्चित सिद्धांत बनाता है, एक निश्चित सिद्धांत का जो है वो क्रिएट करता है, बनाता है। लेकिन एडमंड बर्क के अलावा और भी लोगों ने राजनीतिक दलों पर कि क्या है ये राजनीतिक दल, इससे संबंधित परिभाषाएं दी हुई हैं। हमने उनको भी यहाँ पर एक अलग लिस्ट में लिया हुआ है, तो एक अलग पेज है इसमें, इसका आप लोग चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसमें हमने कुछ और परिभाषाएं मिली है, जिसमें एडमंड बर्क की परिभाषा तो हमने लिया ही है, यहाँ पर है, साथ में लॉर्ड ब्राइस की परिभाषा लिया है, और इसके अलावा हमने गेटल की परिभाषा को भी लिया हुआ है। थोड़ा समझिएगा क्या कहते हैं लोग अलग अलग। एडमंड बर्क कहते हैं कि राजनीतिक दल लोगों का एक समूह है जो ऐसे सिद्धांत पर सहमत हों जिसके द्वारा राष्ट्रीय हित की पूर्ति की जा सके। जैसा मैंने अभी आपको क्वेश्चन के हिसाब से बताया कि वह किसका था, एडमंड बर्क का कथन था। लेकिन लॉर्ड ब्राइस क्या कहते हैं? लॉर्ड ब्राइस कहते हैं कि राजनीतिक दल वह संगठित समूह है जो ऐच्छिक रूप से अपनी शक्ति को राजनीतिक सत्ता की प्राप्ति में लगाते हैं। ठीक है, लेकिन साथ ही गेटल का भी नाम आता है यहाँ पर। गेटल क्या कहते हैं? गेटल के अनुसार राजनीतिक दल उन नागरिकों का कम या अधिक संगठित समूह है जो एक राजनीतिक इकाई के रूप में कार्य करता है और अपनी राजनीतिक शक्तियों के प्रयोग द्वारा शासन को हस्तगत करने और अपनी नीतियों को लागू करने का प्रयत्न करता है। तो ये मैंने राजनीतिक दल के बारे में एडमंड बर्क के साथ साथ लॉर्ड ब्राइस और गेटल की भी आपको डेफिनेशंस बताई है। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। मॉरिस डुवर्जर के अनुसार निम्नलिखित में से कौन एक दल संगठन की विशेषता नहीं है? मॉरिस डुवर्जर के अनुसार निम्नलिखित में से कौन एक दल संगठन की विशेषता नहीं है? चौगुट, कोष, शाखा, प्रकोष्ठ। ठीक है, चौगुट को इंग्लिश में कह सकते हैं आप कॉसस, कॉसस, कोष यानी सेल, कोष्ठ यानी सेल। ठीक है, इसको आप प्रकोष्ठ भी कहते हैं, सेल कह सकते नहीं, सेल को आप कोष नहीं, इसको आप नहीं कह सकते हैं। शाखा हो गई आपकी ब्रांच, जो उन्होंने बताया है उसके हिसाब से, और ये हो गया सेल। ठीक है, सेल या प्रकोष्ठ कहते हैं इसको, आप पार्टी सेल कहते हैं आप इसको। लेकिन कोष की बात इन्होंने नहीं की है, बल्कि इसके बदले में इन्होंने सैनिक की बात की है, सैनिकों की बात की है, जिसको आप मिलिशिया कह सकते हैं। ठीक है, आप मिलिशिया कह सकते हैं। यानी इन्होंने जो राजनीतिक दलों, जो विभिन्न प्रकार के राजनीतिक दल होते हैं, ठीक है, उनके संगठन और उनकी कार्यविधि का जो एक चक्र बनाया था, उसके अनुसार ये जो भीतरी चक्र है उसमें क्या क्या होता है? एक तो कॉसस यानी चौगुट होता है, दूसरा उसमें अलग अलग क्या होते हैं? सेल होते हैं, प्रकोष्ठ होते हैं, और उसमें जो है उसकी क्या होती हैं? शाखाएं होती हैं, ब्रांच होती हैं। ठीक है, लेकिन साथ में इन्होंने सैनिक दस्तों की भी बात की थी, यानी मिलिशिया की बात की थी। इसको आप सैनिक दस्ता भी कह सकते हैं, सैनिक दस्ता भी कह सकते हैं। तो इसमें क्या नहीं होगा? ये जो कोष आप देख रहे हैं यह नहीं होगा। ठीक है, मॉरिस डुवर्जर के अनुसार निम्नलिखित में से कौन एक दल यानी संगठन की विशेषता नहीं है? दल या संगठन की विशेषता नहीं है, तो कौन नहीं है भाई? कोष, यानी कोष की बात उन्होंने
मॉरिस सुबर्टे साहब ने नहीं की थी, जबकि इसके स्थान पर किसकी बात की थी? सैनिक दस्ते यानी मिलिशिया की बात की थी। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। चलिए, एक सामान्य इंफॉर्मेशन जो डेली आपको देता हूं मैं। जो बच्चे ऑफलाइन क्लास करना चाहते हैं, ऑनलाइन क्लास करना चाहते हैं, दोनों ऑप्शन हमारे पास हैं, ऑनलाइन भी है ऑफलाइन भी है। रेगुलर बैचेस की इंफॉर्मेशन है ये। अगर आप चैनल पर नए हैं तो आपको जानकारी होनी चाहिए। ठीक है, पॉलिटिकल साइंस की क्लास सुबह 7:30 से लेकर के 9 बजे तक है, और हिस्ट्री की क्लास सुबह 9 से 10:30 तक चल रही है। ये हमारे रेगुलर बैचेज हैं। बाकी अगर आप क्रैश कोर्स करना चाहें तो उसके लिए भी जो है आप अवेलेबल हैं। साथ में अगर आप जो है आगे किसी भी प्रकार के एग्जाम के लिए जीएस प्री प्लस मेंस या केवल जीएस प्रीलिम्स का कोर्स करना चाहते हैं तो उसके लिए भी, ठीक है, साकेत 23 में प्रॉपर चल रहे हैं। दोनों ही मीडियम में चल रहे हैं, हिंदी मीडियम में भी चल रहा है और इंग्लिश मीडियम में भी चल रहा है। सेपरेट बैचेस चलते हैं, आप लोग क्लासेस कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अगला। यह किसने कहा है कि दलीय प्रणाली किसी देश के राजनीतिक जीवन को यंत्रवत यानी मैकेनिकल बना देती है? किसने कहा है कि दलीय प्रणाली किसी देश के राजनीतिक जीवन को यंत्रवत बना देती है? लीकॉक ने, गिलक्राइस्ट ने, आरएम मैकाइबर ने, या फिर फाइनर ने? किसने कहा है? यानी इनका यह मानना है कि जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं ये आपके जीवन को क्या करती हैं? एक मशीन की तरह बना देती हैं, एक यंत्र की तरह यह बना देती हैं। ठीक है, यह कथन किसका है? ठीक है, तो एक्चुअल में ये कथन है गिलक्राइस्ट का। ये बात इन्होंने कही है अपनी बुक में प्रिंसिपल्स ऑफ द पॉलिटिकल पार्टीज, प्रिंसिपल्स ऑफ द पॉलिटिकल पार्टीज। ठीक है, प्रिंसिपल्स ऑफ द प्रिंसिपल्स ऑफ द पॉलिटिकल साइंस, प्रिंसिपल्स ऑफ द पॉलिटिकल साइंस इनकी बुक का नाम था, प्रिंसिपल्स ऑफ द पॉलिटिकल साइंस। ठीक है, उसमें इन्होंने ये बात कही थी कि जो राजनीतिक दल हैं, जो दलीय प्रणाली है, यह राजनीतिक जीवन को क्या बना देती है? एक मशीन की तरह बना देती है। किसका कथन है भाई? ये गिलक्राइस्ट का स्टेटमेंट है। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। कथन और कारण का क्वेश्चन यहां पर दिया गया है। नीचे दो वक्तव्य दिए गए हैं, एक को कथन ए और दूसरे को कारण आर कहा गया है। इन वक्तव्यों के संदर्भ में नीचे उल्लिखित कूटों में से सही उत्तर का चयन करना है आप लोगों को। कथन यह कह रहा है कि एक दबाव समूह का अंतिम लक्ष्य शासन शक्ति पर कब्जा जमाना होता है। एक दबाव समूह का अंतिम लक्ष्य शासन शक्ति पर कब्जा जमाना होता है। लेकिन कारण कह रहा है कि दबाव समूह चुनाव नहीं लड़ते। अब यहां थोड़ा सा दबाव समूह के बारे में जान लीजिए। दबाव समूह क्या होता है? दबाव समूह वह समूह होता है जो सार्वजनिक हितों के लिए काम करता है। कभी कभी वह अपने व्यक्तिगत हितों के लिए भी काम करता है, केवल अपने संगठन के हितों के लिए भी काम करता है, तो वास्तव में उसको हम हित समूह कहने लगते हैं। क्या कहने लगते हैं? उसको हम हित समूह कहने लगते हैं। लेकिन दबाव समूह हुआ है जो वास्तव में दबाव समूह हुआ है जो सार्वजनिक हितों के लिए कार्य करे। वो दबाव समूह जो होता है, जैसे एनजीओज है, दबाव समूह हुए। ठीक है, मान लीजिए गैर सरकारी संगठन है, ये क्या हुए? दबाव समूह हुए। लेकिन या विभिन्न प्रकार के ऐसे समूह, अब इसमें दो प्रकार समूह होते हैं। एक समूह ऐसा होता है जो किसी किसी रूप में सरकार से जुड़ा होता है, जैसे एनजीओ ही है, तो विभिन्न प्रकार के एनजीओ सरकार से मदद लेते हैं ना, सरकार से जुड़े हुए हैं। लेकिन कुछ ऐसे भी समूह होते हैं जो बिल्कुल भी सरकार से जुड़े नहीं होते हैं। ठीक है, तो वे वास्तव में सही दबाव समूह वही होते हैं। लेकिन जो केवल अपने हितों के लिए कार्य करे, अपने ही संगठन के हितों के लिए कार्य करे, जैसे बैंक यूनियन, रेलवे यूनियन, ये क्या है? हित समूह है। लेकिन जैसे जो पर्यावरणवादी आपके विभिन्न प्रकार के गैर सरकारी संगठन हैं, अब पर्यावरण का लाभ तो सबको मिलेगा ना, तो यह क्या हुए? दबाव समूह हुए। ठीक है ना, तो कहने का मतलब यह हुआ कि ये जो दबाव, अब कथन कह रहा कि एक दबाव समूह का अंतिम लक्ष्य शासन शक्ति पर कब्जा जमाना होता है, नहीं। ये दबाव समूह अपने हितों की प्रतिपूर्ति के लिए दबाव जरूर बनाते हैं सरकार पर, लेकिन यह सरकार
में किसी ना किसी रूप में, जैसे व्यापारिक संगठन है तो सरकार में पर किसी किसी रूप में वो भागीदार जरूर हो सकते हैं, या उनमें उनकी भागीदारिता जरूर हो सकती है, लेकिन वे राजनीतिक दल नहीं होते हैं कि उनका उद्देश्य सरकार पर कब्जा जमाना हो। ठीक है, जबकि दूसरा कह रहा है कि दबाव समूह चुनाव नहीं लड़ते, तो यह बात तो सही है, यानी आपका ए गलत है और आर सही है, क्योंकि दबाव समूह का अंतिम लक्ष्य शासन शक्ति पर कब्जा जमाना नहीं होता है। ठीक है, इसलिए ए गलत है, लेकिन दबाव समूह चुनाव नहीं लड़ते, यह भी सही है। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? डी हो जाएगा। ए गलत है किंतु आर सही है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न। नव बहुलवाद के अनुसार, नव बहुलवाद न्यू प्लुरलिस्ट के अनुसार राजनीतिक व्यवस्था में किन समूहों को उच्च स्थिति प्राप्त है? नव बहुलवाद के अनुसार राजनीतिक व्यवस्था में किन समूहों को उच्च स्थिति प्राप्त है? श्रमिक संघ, सांस्कृतिक संघ, व्यापारिक संघ या फिर दृष्टिकोण संगठन? बताइए भाई, जो आपका नव बहुलवाद है यानी न्यू प्लुरलिस्ट, ठीक है, यानी नव दबाव समूह, इसके अनुसार इसमें कुछ जो है राजनीतिक व्यवस्था में उच्च स्थिति किसको प्राप्त है? कुछ ज्यादा सोचिए नहीं, ठीक है, लेकिन यह थोड़ा गलत यहाँ है, प्रिंट है, यह ए है, ये ठीक है, ये बी है, ये सी है और ये डी है। ठीक है, तो यहां पर ध्यान दीजिएगा, ये क्या है? ये सी है इसका, यानी तीसरा क्या सही होगा इसमें? व्यापारिक संघ। ठीक है, आंसर क्या होगा? व्यापारिक संघ। क्यों भाई ऐसा कहा जा रहा है? दरअसल चाहे जो भी सरकार हो, जिस दल की सरकार हो, दरअसल व्यापारिक समूह जो संघ होते हैं वो हमेशा उच्च स्थिति में होते हैं। यानी जैसे कि आप देखते हैं कोई भी पॉलिटिकल पार्टी एजेंडा बनाती है चुनाव लड़ने से पहले, तो वह आप देखते हैं किसानों के हित की बात भी करती है, वह आम लोगों के हित की बात भी करती है, नौकरी पेशा लोगों के हित की बात करती है, मिडिल क्लास की बात करती है, सब कुछ बात करती है, लेकिन अल्टीमेटली उसका झुकाव जो होता है वो प्रायः व्यापारियों के तरफ ही जाता है, व्यापार की तरफ ही जाता है। क्यों जाता है वह एक अलग बात है, लेकिन इसका एक नकारात्मक पक्ष भी होता है कि अक्सर क्या कह सकते हैं, व्यापारिक घरानों की बात तो सुन ली जाती है, लेकिन आम लोगों की या किसानों की बात को दरकिनार कर दिया जाता है। लेकिन अगर आप इसको राजनीतिक आधार पर देखें, अपने विषय के हिसाब से देखें आप, तो अगर आप लिंडब्लॉम के हिसाब से देखें, ठीक है, आप इनको लिंडब्लॉम भी लिखते हैं, कहीं कहीं पर लिंडबाउम भी लिखा रहता है, ठीक है, जो भी आप बाम कह लीजिए इनको। इन्होंने क्या कहा है? इन्होंने इस व्यवस्था को अच्छा माना है। अगर राजनीतिक संघों का प्रभाव राजनीतिक दलों की नीतियों कार्यक्रमों पर रहता है तो इसको उन्होंने अच्छा माना है। इनके मानने के पीछे क्या कारण था? ये कहते हैं कि अगर राजनीतिक संघों की भागीदारिता ज्यादा रहती है तो उसका फायदा एक तो यह मिलता है कि व्यापार या अर्थव्यवस्था यह अच्छी तरीके से चलते हैं, और दूसरा इनका यह मानना था कि अगर व्यापार अर्थव्यवस्था सब अच्छा रहेगा तो लोगों को रोजगार भी मिलेगा, लोगों की आय बढ़ेगी और जिससे उनकी जीवन शैली में भी सुधार होगा। ठीक है, तो कहने का मतलब यह था कि राजनीतिक व्यवस्था में उच्च स्थान किसको प्राप्त है? वास्तव में व्यापारिक संघों को प्राप्त होता है, और लिंडब्लॉम के हिसाब से क्या है? ये अच्छा होता है। ठीक है ना, तो लिंडब्लॉम याद रखिएगा, कहीं कहीं पर आपको लिंडबाउम भी लिखा मिलेगा, इसीलिए आप ज्यादा गड़बड़ मत करिएगा इसमें। ठीक है, अगला क्वेश्चन आइएगा। निम्नलिखित में से किसने यह मत व्यक्त किया कि हित, किसने यह मत व्यक्त किया कि हित, आदतें, भावनाएं, अभिमुखीकरण आदि जनमत में अपनी भूमिका अदा करती है? रूसो ने, लाबेल ने, मॉरिस जिन्सबर्ग ने या फिर फाइंडर ने? बताइए भाई, किसने यह मत व्यक्त किया था? बताइए किसने कहा इसके बारे में? निम्नलिखित में से किसने यह मत व्यक्त किया कि हित यानी स्वहित, आदतें जो आपकी बहुत सारी आदतें होती हैं, भावनाएं यानी फीलिंग्स, अभिमुखीकरण कैसा आप इसको जो है प्रेजेंट करते हैं लोगों के सामने, आदि जनमत में, ठीक है, अपनी भूमिका अदा करती हैं। रूसो, लाबेल, मॉरिस जिन्सबर्ग
फाइनर, किसने ये बात कही है? क्वेश्चन रिपीटेड है, कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, बढ़िया क्वेश्चन है। ये स्टेटमेंट है भैया लॉवेल का। दरअसल लॉवेल साहब जनमत निर्धारण की अपनी परिभाषा जब बना रहे थे तो वास्तव में यह एक कोई उपयुक्त परिभाषा इसकी नहीं बना पा रहे थे, ठीक है। इसलिए इन्होंने पब्लिक ओपिनियन इन वार एंड पीस, अब ये फर्स्ट वर्ल्ड वार की बात है, ठीक है। फर्स्ट वर्ल्ड वार में जनमत निर्धारण के लिए जो एक अध्ययन किया जा रहा था उसमें लोगों की अभिवृत्तियों, निष्ठाओं और उनके आचरण की भूमिका का वर्णन किस प्रकार से किया जा सके, उसके लिए जनमत निर्धारण के जो आकलन की व्यवस्था थी, पब्लिक ओपिनियन इन वार एंड पीस शीर्षक के अध्ययन में ही लॉवेल साहब ने यह मत व्यक्त किया था कि जो हित हैं उनके, उनकी जो आदतें हैं, उनकी जो भावनाएं हैं, कैसा वह उसको प्रेजेंट करते हैं, यही सब जो है जनमत निर्धारण में अपनी भूमिका निभाते हैं, ठीक है। और आप जानते हैं जनमत का निर्धारण जो है वह समय समय पर बदलता रहता है। वहीं पर अगर आप लॉवेल की बात और करते हैं तो एक बात यहां पर आपको और भी ध्यान देना पड़ेगा, ठीक है। दरअसल इन्होंने अपने अध्ययन में एक बात और भी कही थी कि थोड़ा समझने की जरूरत उसको है, जो डॉक्टर अंबेडकर से मिलता जुलता है। इन्होंने यह भी कहा था कि कभी कभी व्यक्ति के प्रति निष्ठा, व्यक्ति के प्रति अंधविश्वास भी लोकतंत्र में जनमत को निर्धारित करता है। जबकि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने यह स्पष्ट तौर पर कहा कि व्यक्ति पूजा, व्यक्ति का महिमा मंडन या एक व्यक्ति को ही सर्वोच्चता प्रदान करना, सब कुछ व्यक्ति को मान लेना और दूसरी चीजों को नहीं मानना, यह लोकतंत्र के लिए बड़ा घातक होता है। ऐसा जनमत निर्माण लोकतंत्र के लिए क्या होता है? घातक होता है, ऐसा डॉक्टर अंबेडकर ने कहा है, ठीक है। चलिए हम आप किसी भी विषय वस्तु का सैद्धांतिक परीक्षण करते हैं, व्यवहारिक परीक्षण नहीं करते हैं, ठीक है। तो इसका अपने क्वेश्चन आंसर में ध्यान दीजिएगा आप लोग। आइए, निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत में दबाव समूह का उदाहरण है? निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत में दबाव समूह का उदाहरण है? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, भारतीय जनता पार्टी, जनता दल यूनाइटेड या भारतीय किसान यूनियन। देखिए ये सब पॉलिटिकल पार्टीज हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस भी पॉलिटिकल पार्टी है, भारतीय जनता पार्टी पॉलिटिकल पार्टी है, और जनता दल यूनाइटेड जो बेसिकली नीतीश कुमार की पार्टी है बिहार में, ठीक है। ये सब क्या है? राजनीतिक दल हैं। तो भारतीय किसान यूनियन जो है, लेकिन यह क्या है? भारतीय किसान यूनियन यह एक दबाव समूह है। क्या करता है यह किसानों के हितों के लिए, किसानों के हितों के लिए बहुत पुराना संगठन है। किसानों के हितों के लिए क्या करता है? सरकारों पर क्या बनाता है? दबाव बनाता है, सरकारों पर दबाव बनाता है, ठीक है भाई। तो दबाव समूह कौन हुआ? अब यह भी आप समझ सकते हैं दबाव समूह के हित समूह है। अगर केवल किसानों की बात कर रहा है तो यह हित समूह भी हो जाता है, ठीक है। लेकिन प्रत्येक हित समूह दबाव समूह नहीं हो सकता है, ठीक है। प्रत्येक दबाव समूह हित समूह नहीं हो सकता है, लेकिन प्रत्येक हित समूह दबाव समूह हो सकता है। फिर से बात सुनिएगा आप लोग, नहीं कुछ गड़बड़ हो जाए। प्रत्येक दबाव समूह क्या होता है? प्रत्येक दबाव समूह जो है वह हित समूह नहीं हो सकता है, लेकिन प्रत्येक हित समूह दबाव समूह होता है, ठीक है। तो इसमें आंसर होगा आपका डी। अगला क्वेश्चन है, किसने दबाव समूह को एक अज्ञात साम्राज्य जैसा कहा? किसने दबाव समूह को एक अज्ञात साम्राज्य जैसा कहा है? मायरन वीनर, एस.ई. फाइनर, डेविड वी टूमेन, बी और की जूनियर, ठीक है। बी और ये और है की जूनियर, ठीक है। इसने कहा है भाई कि दबाव समूह को इसने क्या कहा है? एक अज्ञात साम्राज्य की संज्ञा दी हुई है। किसने कहा है? किसका स्टेटमेंट है भाई, ये बताइए जरा। और इनके अलावा किसी और ने भी क्या इनको कुछ कहा है?
वह भी हम आप देखेंगे। दरअसल इसमें आंसर क्या है आपका, आंसर हो जाएगा एस.ई. फाइनर। ठीक है, एस.ई. फाइनर। एस.ई. फाइनर साहब ने दबाव समूह को अज्ञात साम्राज्य की संज्ञा दिया हुआ है, लेकिन इनके अलावा, या यहां थोड़ा ध्यान दीजिएगा आप लोग, इनके अलावा डी.डी. मैकीन और हास्ट्रेन, डी.डी. मैकीन और एक हैं हास्ट्रेन। दोनों लोगों ने दबाव समूह को, इन दोनों लोगों ने क्या किया है, दबाव समूह को नाम दिया है। हास्टीन साहब ने, डी.डी. मैकीन साहब ने इनको कहा है अदृश्य सरकार। क्या कहा है, डी.डी. मैकीन साहब ने इनको अदृश्य सरकार कहा है। लेकिन जो थास्टीन साहब हैं, और थास्टीन साहब के साथ रिचर्ड डी लैम्बर्ट, रिचर्ड डी लैम्बर्ट, इन दोनों लोगों ने दबाव समूह को अनौपचारिक सरकार कहा है। क्या कहा है, दबाव समूह को क्या कहा है भाई, अनौपचारिक सरकार कहा है। ठीक है, इनफॉर्मल गवर्नमेंट कहा है। तो डी.डी. मैकीन, याद रखिएगा, यहां पर देखिए, अज्ञात साम्राज्य किसने कहा, एस.ई. फाइनर ने। डी.डी. मैकीन ने क्या कहा, दबाव समूह को अदृश्य सरकार कहा। लेकिन थास्टेन और रिचर्ड डी लैम्बर्ट ने क्या कहा, इनको अनौपचारिक सरकार कहा। क्या कहा, इनको अनौपचारिक सरकार कहा। क्या कहा, इनको अनौपचारिक सरकार कहा। ठीक है भैया, तो आप समझ लीजिएगा, इसको आप लोग याद कर लीजिएगा। आइए अगला क्वेश्चन, द्विपार्टी व्यवस्था, ठीक है, डुअल पार्टी गवर्नमेंट व्यवस्था पाई जाती है भारत, फ्रांस, यूएसएसआर, यूएसए। द्विपार्टी व्यवस्था कहां पाई जाती है, ये व्यवस्था भारत में आप जानते हैं बहुदलीय प्रणाली है, फ्रांस में भी बहुदलीय प्रणाली है, यूएसएसआर में अलग अलग जगहों पर अलग अलग प्रणाली है। यह व्यवस्था सटीकता के तौर पर देखा जाए तो यूएसए में है। याद रखिएगा, ब्रिटेन में भी यह व्यवस्था है, लेकिन सबसे बढ़िया उदाहरण विकल्पों के हिसाब से किसमें है, यूएसए है। ठीक है, यहां पर आप जानते हैं दो प्रकार की पार्टियां हैं। एक पार्टी है जिसका नाम है रिपब्लिकन पार्टी, और दूसरी पार्टी है डेमोक्रेटिक पार्टी। इन्हीं दोनों पार्टियों में आपस में गुत्थम गुत्था होती रहती है। ठीक है, और सत्ता में यही दोनों पार्टियां क्या होती हैं, हमेशा बनी रहती हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। 10वां क्वेश्चन है, दबाव समूह की तकनीक है। दबाव समूह कैसे अपनी नीतियों का अनुपालन कराते हैं, दबाव समूह कैसे नीतियों के परिवर्तन में या नीति निर्माण में या नीतियों को लागू कराने में अपनी भूमिका निभाते हैं, वह दिया गया है कि दबाव समूह की तकनीक है। किस तकनीक पर काम करते हैं, धमकी देना, मूल्य आधारित मांगे, अभिजन वर्ग का समर्थन, अभिजन यानी कुलीन वर्ग का समर्थन, उच्च वर्ग का समर्थन, असहानुभूत रवैया, इंटॉलरेंस नेचर, ऐसा नहीं है। ठीक है, क्या होगा, सी आंसर होगा इसमें, सॉरी सी नहीं होगा इसमें बी होगा आंसर, मूल्य आधारित मांगे। क्या होगा, मूल्य आधारित मांगे। यानी ये जो दबाव समूह है, यह अपनी बात जो रखते हैं सरकार के सामने, उसमें मूल्य को बड़ी प्रमुखता देते हैं। अब जाहिर सी बात है कि अगर मूल्य सापेक्ष कोई चीज है तब तो उसकी बात सरकार स्वीकार करेगी, लेकिन अगर मूल्य निरपेक्ष कोई चीज सरकार को स्वीकार नहीं कर सकती है। जैसे अभी आप देख रहे थे किसानों का बड़ा मामला चल रहा था आपके देश में, तो
किसानों की कई सारी बातों को सरकारों ने स्वीकार किया, लेकिन कई सारी बातों को स्वीकार नहीं किया। हम राजनीतिक मामले में नहीं जाना चाहते, बस इतना बताना चाहते हैं आपको कि सारी मांग लेना यानी स्वीकार कर लेना भी सरकारों के बस की बात नहीं होती है। ऐसे दूसरी पार्टियां जो धरना प्रदर्शन का समर्थन करती हैं, जब उनके ही राज्य में, जैसे अभी आप देख रहे थे पंजाब में भी जब धरना प्रदर्शन शुरू हो गया तो मान सरकार ने धमकी भरे अंदाज में किसानों को कहा कि यह नहीं चलेगा, इससे अर्थव्यवस्था का नुकसान हो रहा है और पंजाब धरना प्रदर्शन राज्य के रूप में मशहूर हो रहा है। तो दरअसल होता क्या है कि जायज मांगे, जो मूल्य आधारित मांगे होती हैं, मूल्य सापेक्ष मांगे होती हैं, इनको तो सरकारें स्वीकार कर लेती हैं, लेकिन हर मांग स्वीकार नहीं की जा सकती है क्योंकि सबकी अपनी अपनी मजबूरियां या सीमाएं होती हैं। याद रखिएगा, आपको सिर्फ इतना समझना है और कुछ ही समझना है कि जो मांगे स्वीकार की जाती हैं कौन सी होती हैं, मूल्य आधारित मांगे होती हैं। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस विद्वान ने कहा था कि भारत में स्वतंत्रता के पहले कुछ वर्षों में जो दलीय प्रणाली थी वह एक दल प्रधान दल व्यवस्था थी? निम्न में से किस विद्वान ने कहा था कि भारत में स्वतंत्रता के पहले कुछ वर्षों में जो दलीय प्रणाली थी वह एक दल प्रधान दल व्यवस्था थी? भीखू पारेख, मायरन वीनर, ग्रेनविल ऑस्टिन, रजनी कोठारी? बताइए भाई, इसने कहा था, किस विद्वान ने कहा था कि भारत में स्वतंत्रता के पहले कुछ वर्षों में, स्वतंत्रता के पहले कुछ वर्षों में जो दलीय प्रणाली थी वह एक दल प्रधान दल व्यवस्था थी? एक दल प्रधान दल व्यवस्था थी। किसने कहा है? भीखू पारेख, मायरन वीनर, ग्रेनविल ऑस्टिन या रजनी कोठारी? आंसर होगा इसमें रजनी कोठारी। रजनी कोठारी ने, आप जानते हैं, ये पॉलिटिकल साइंस में भी बहुत काम किया है, लोक प्रशासन में बहुत सारा काम किया है और इन्होंने भारतीय संविधान और अन्य देशों के संविधानों के अध्ययन में भी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। बड़ी विद्वान थी रजनी कोठारी ने, साहिबा ने अपने अध्ययन में यह बताया कि दरअसल स्वतंत्रता के बाद के समय, स्वतंत्रता के कुछ वर्षों तक भारत में केवल एक ही दल प्रधान व्यवस्था थी। बहुदलीय व्यवस्था केवल नाम की थी। भारत में आप जानते हैं बहुदलीय व्यवस्था को स्वीकार किया गया है, लेकिन व्यवहारता ऐसा देखा नहीं गया स्वतंत्रता के कुछ समय पश्चात तक। अब आप इसको देखिए, जब पहली सरकार बनी, जिसके यानी कांग्रेस सरकार बनी, वह एक सिलेक्टेड गवर्नमेंट थी, यानी उसका केवल सरकार बनाने के लिए चयन कर लिया गया था, बस वह इलेक्टेड गवर्नमेंट नहीं थी। लेकिन संविधान लागू होने के बाद जो पहला आम चुनाव हुआ, उस पहले आम चुनाव से लेकर के जब तक जवाहरलाल नेहरू साहब जो है प्रधानमंत्री रहे, उसके बाद लाल बहादुर शास्त्री जी प्रधानमंत्री रहे, या फिर उसके बाद इंदिरा गांधी साहिबा आई, तब तक केवल एक ही पार्टी थी। जो 77 का चुनाव हो रहा है, पहला 77 के चुनाव में आप जानते हैं जयप्रकाश नारायण के साथ साथ आचार्य विनोबा भावे और कई लोगों ने जो दलविहीन सरकार की बात करते थे, ठीक है, ये लोग कहीं ना कहीं दलविहीन सरकार की वकालत करते थे। इन्होंने, जयप्रकाश नारायण ने आह्वान किया था कि सभी दल मिल जाएं, हराने के लिए इंदिरा गांधी को सभी दलों को एक साथ मिलने का उन्होंने आह्वान किया था। ठीक है, और उसकी चर्चा मैं पहले आपसे कर चुका हूं। ठीक है, तो वो जो पहली सरकार बनी थी, वह सरकार जनता पार्टी के नेतृत्व में जो बनी, वह एक गैर कांग्रेसी दलों की पहली सरकार थी। तो आप कह सकते हैं कि उससे पहले तो कहीं कोई और दल था ही नहीं। ये अलग बात है कि वो भी अपना 2/3 बहुमत से सरकार बनाने के बावजूद भी अपना पूरा कार्यकाल नहीं कर पाई और मध्यावधि चुनाव हो गया। मध्यावधि जब चुनाव हुआ तो उसके बाद फिर से इंदिरा गांधी साहब जो है कि यानी कांग्रेस की सरकार आ गई। इसके बाद उनकी जो है मृत्यु हो जाने के बाद, जो भी वो शहीद हुई, उसके बाद फिर से जब राजीव गांधी जी प्रधानमंत्री बना दिए गए, राजीव गांधी उस समय प्रधानमंत्री मनोनीत किए गए, फिर आम चुनाव हुआ, आम चुनाव के बाद फिर से राजीव गांधी ही प्रधानमंत्री बन गए। ठीक है, और लेकिन उसके बाद जब फिर आम चुनाव हुआ तो राजीव गांधी की पार्टी बुरी तरह से हार गई। ठीक है, तो यानी उसके बाद जाकर के वीपी सिंह और चंद्रशेखर के तौर पर अन्य पार्टी की सरकार आई, लेकिन यहां तक लगातार कांग्रेस पार्टी की ही सरकार बनी रही। लेकिन फिर अगर आप 1991 में आएंगे, राजीव गांधी की हत्या के बाद
जो आम चुनाव हुआ, उस आम चुनाव में भी 1991 में पुनः कांग्रेस पार्टी सत्ता में आ गई और उसने 5 साल कार्यकाल पूरा किया। पीवी नरसिम्हा राव प्रधानमंत्री बने थे उस समय। 1996 का जो आम चुनाव होता है, उस 1996 के आम चुनाव में जाकर के जो अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व में सरकार बनती है, फिर से एक बार, यानी आप कह सकते हैं कि चौथी बार स्वतंत्रता के बाद से लेकर अब तक में, उस समय 96 तक चौथी बार एक गैर कांग्रेसी सरकार बनी। तो इसी का अध्ययन किया किसने? रजनी कोठारी साहिबा ने। और इन्होंने यह बताया कि स्वतंत्रता के आरंभिक वर्षों में केवल एक दल प्रधान व्यवस्था ही थी, बहुदलीय व्यवस्था नहीं थी। अगला क्वेश्चन कह रहा है, किसने कहा राजनीतिक दल अच्छे हैं या बुरे? इस संबंध में सूचना एकत्र करना वैसा ही है जैसा इस संबंध में विचार करना कि हवाएं और ज्वार भाटे अच्छे होते हैं या बुरे। ठीक है, अच्छे होते हैं या बुरे। किसने कहा राजनीतिक दल अच्छे हैं या बुरे? इस संबंध में सूचना एकत्र करना वैसा ही है जैसा इस संबंध में विचार करना कि हवाएं और ज्वार भाटे अच्छे होते हैं या फिर बुरे। दरअसल इसके पीछे कारण क्या था वो मैं आपको इसके पहले थोड़ा सा एक्सप्लेन कर चुका हूं। रॉबर्ट मिशेल्स ने कहा है बात, या लावेल ने कही है बात, या जीन ब्लॉन्डल ने कहा है, या गिलबर्ट ने कहा है? किसने कहा है बात? दरअसल मैंने आपको पहले, अभी इससे पहले लावेल साहब के बारे में थोड़ा सा बताया था। लावेल साहब ने एक बुक लिखी थी, इनकी एक पॉपुलर बुक किताब थी, उसका नाम था गवर्नमेंट एंड पार्टीज इन कॉन्टिनेंटल यूरोप प्रीफेस। यूरोप प्रीफेस, गवर्नमेंट एंड पार्टीज इन कॉन्टिनेंटल यूरोप प्रीफेस, यह इनकी बुक थी लावेल साहब की। उसी में ही इन्होंने यह बताने का प्रयास करा कि डेमोक्रेसीज में, राजनीतिक व्यवस्था, लोकतांत्रिक व्यवस्था में राजनीतिक दल अपरिहार्य हैं, राजनीतिक दल अनिवार्य हैं, लेकिन यह अच्छे हैं या बुरे हैं यह कहना उसी तरीके से मुश्किल है जैसे हवाएं। अब हवा अच्छी भी है, आवश्यक भी है, पर तेज चल गई तो गड़बड़ भी है। ज्वार भाटा अगर नहीं आएगा, ठीक है, तो जो पृथ्वी और चंद्रमा की गति के आधार पर ज्वार भाटा आता है, जो ज्वार भाटा अगर नहीं आएगा तो कैसे समस्या होगी भाई? ठीक है, ज्वार भाटा की जो व्यवस्था है, जो ज्वार भाटा की व्यवस्था है, वह उसी के आधार पर बहुत सारी चीजें बनती हैं, समझ रहे हैं? तो अच्छा है या बुरा, इसको सटीकता से नहीं कहा जा सकता। यह कथन किसका है? लावेल का। ठीक है, किसका कथन है? लावेल का कथन है। ठीक है, और इसमें कहा था इन्होंने, मैंने भी इनकी बुक का नाम बताया आपको, लावेल साहब की बुक थी कि गवर्नमेंट एंड पॉलिटिकल पार्टीज इन कॉन्टिनेंटल यूरोप प्रीफेस। ठीक है, इसमें इन्होंने ये बात कही थी। ठीक है, चलिए आइए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। ठीक है, क्या कहता है अगला क्वेश्चन भाई? भारत में दल विहीन लोकतंत्र की सर्वप्रथम वकालत किसने की? भारत में दल विहीन लोकतंत्र की सर्वप्रथम वकालत किसने की? विनोबा भावे ने, जयप्रकाश नारायण, महात्मा गांधी, एम.एन. रॉय। ठीक है, भारत में दल विहीन लोकतंत्र की सर्वप्रथम वकालत किसने की? विनोबा भावे, जयप्रकाश नारायण, महात्मा गांधी, एम.एन. राय। किसने किया भाई? देखिए, अगर हम दल विहीन व्यवस्था की वकालत करने की बात कहें कि सबसे पहले किसने की, तो इसमें कोई शक शुबा नहीं है, सीधे आप लगाएंगे एम.एन. रॉय साहब को। लेकिन अगर आप यह कहें कि दल विहीन लोकतंत्र की वकालत किसने की, तो यह सभी लोगों ने दल विहीन लोकतंत्र की वकालत कभी ना कभी की है। दल विहीन लोकतंत्र की वकालत इनमें से सभी लोगों ने की है। ठीक है, लेकिन सबसे पहले किसने की? तो किसने किया भाई? एम.एन. रॉय ने किया था। ये बात ध्यान रखिएगा आप लोग। लेकिन ये भी समझिएगा आप लोग कि दरअसल यह व्यवस्था हो क्यों नहीं पाई, या विश्व में कहां पर यह व्यवस्था बन पाई है, या बहुत जगह क्यों नहीं बन पाई, के पीछे एकमात्र कारण है। जैसे सोक्रेटिस ने, यानी सुकरात ने, और एरिस्टोटल यानी अरस्तु ने बहुत सारे, सोक्रेटिस यानी सुकरात और प्लेटो ने बहुत अच्छी अच्छी बातें की, लेकिन वह सारी बातें
दार्शनिकता तक सीमित रह जाती हैं। काफी बातें न तो प्लेटो की और न सोक्रात की व्यवहारिक धरातल पर उतर पाई। या आप कह सकते हैं मार्क्सवाद को ही ले लीजिए, तो मार्क्सवाद भी राज्य विहीन व्यवस्था की वकालत करने की बात करता है, लेकिन राज्य विहीन व्यवस्था या कह सकते हैं सरकार विहीन व्यवस्था कहीं हो पाई? नहीं हो पाती है। कारण क्या होता है कि व्यावहारिक स्तर पर क्रियान्वित करना इसको बहुत ही मुश्किल होता है, इसीलिए यह व्यवस्था बहुत कम जगह पर बन पाई। बहरहाल सबसे पहले यह कॉन्सेप्ट किसने रखा था? M.N. राय साहब ने रखा था, ठीक है। लेकिन इनमें जितने लोग हैं सभी ने दलविहीन व्यवस्था की वकालत किया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में कौन सा कथन सत्य है? कौन सा कथन सत्य है? अभी मैंने थोड़ा सा एक्सप्लेन भी किया था, वही आ गया। सभी दबाव समूह हित समूह हैं। फिर कह रहा है सभी हित समूह दबाव समूह हैं। फिर कह रहा है दबाव समूह राज्य की निर्णयन प्रक्रिया को प्रभावित नहीं कर सकते। फिर कह रहा है हित समूह व्यक्ति की समस्याओं का समाधान नहीं कर सकते। देखिए इसमें कोई शक नहीं है कि जितने भी दबाव समूह हैं, अभी हमने आपको पहले ही बताया था कि दबाव समूह, इसमें बड़ा कंफ्यूजन हो जाता है कभी कभी बड़ा कंफ्यूजन हो जाता है कि सभी दबाव समूह हित समूह हैं या सभी हित समूह दबाव समूह हैं। दरअसल जो भी समूह दबाव बनाता है, जो भी संगठन दबाव बनाता है, वह कहीं ना कहीं किसी एक हित के लिए तो अवश्य लड़ रहा होता है, और अगर वह एक हित के लिए लड़ रहा है तो वह हित समूह तो हुआ ही हुआ, लेकिन वह दबाव बनाता है तो दबाव समूह भी हुआ। तो इस आधार पर आप क्या कह सकते हैं कि सभी दबाव समूह हित समूह हैं, लेकिन सभी हित समूह दबाव समूह हैं। अब यहां हित के आधार पर दो बातें आप समझिएगा। एक हित से मतलब यहां पर यह है कि जो कहीं ना कहीं सरकारों से जुड़े होते हैं या सरकारों से पृथक होते हैं। तो यहां पर दो प्रकार के पाए जाते हैं। एक ऐसे होते हैं जो सरकार से कहीं ना कहीं सहायता राशि प्राप्त करते हैं, और एक वो होते हैं जो सरकार से किसी प्रकार की कोई सहायता राशि प्राप्त नहीं करते हैं। अगर उस आधार पर देखा जाए तो फिर ए आंसर सही होगा, सभी दबाव समूह क्या है? हित समूह है। ठीक, अगला क्वेश्चन, राजनीतिक दल अपरिहार्य हैं, कोई भी स्वतंत्र देश उनके बिना नहीं रह सकता। कोई भी स्वतंत्र देश उनके बिना नहीं रह सकता, यह कथन किसका है? तो यह स्टेटमेंट भी मैं पहले बता चुका हूं, जहां पर एक लिस्ट दिया था मैंने, अगर आपको याद होगा तो। स्टेटमेंट किसका है? ब्राइस। जो अभी मैंने लेक्चर दिया वह भी, कि जो दलविहीन सरकार की बात करते हैं, दरअसल वह इसीलिए नहीं हो पाती क्योंकि प्रैक्टिकलिटी नहीं है। तो उसी चीज को यहां पर ब्राइस साहब कहते हैं कि राजनीतिक दल अपरिहार्य हैं, कोई भी स्वतंत्र देश उनके बिना नहीं रह सकता। यह कथन किसका है भाई? ब्राइस का है। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा इसका? ए सही हो जाएगा। तो ये थे भाई आज के कुल 15 क्वेश्चन। ठीक है, मिलते हैं अगले सेट के साथ। थैंक यू।